बच्चों जय हिंद। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। बच्चों जीन शब्द डेनिश और जर्मन भाषा के जेन शब्द से व्युत्पन्न है, इस्तेमाल किया गया है। सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल विलियम जॉनसन साहब ने 1909 में किया। मैंने पहले बताया कि मेंडल साहब के कार्यों के समय जीन संकल्पना के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। 1909 में पहली बार जॉनसन साहब ने जीन शब्द का उपयोग किया, लेकिन इसे सर्वप्रथम आइसोलेट किया गया था 1869 में। अब जीन है क्या? पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए। डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जो पैतृक लक्षणों को संतानों में वंशागत करने का नियंत्रण करता है, उसे कहा गया जीन्स। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जनरेशन इज कॉल्ड एज जीन्स। वह छोटी सी रचना जो हेरिडिटी की इकाई मानी जाती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, उसे कहा गया जीन्स। मैंने पहले बताया फ्रेडरिक मिशर साहब ने सबसे पहले जीन्स को आइसोलेट किया था 1869 में। अगली शब्दावली है एलील। एलील, आइए चर्चा करें एलील शब्द के बारे में। एलील शब्द की उत्पत्ति भी जर्मन और ग्रीक भाषा के एलॉस शब्द से हुआ है। जर्मन भाषा का एलील और ग्रीक भाषा का एलॉस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, और यह एलिलोमार्फ शब्द का एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी इस्तेमाल होता है। सर्वप्रथम इसका उपयोग विलियम बेटसन साहब ने और एडिथ लेवेशियर सेंडर साहब ने किया। बच्चों एलील के बारे में जो संकल्पना है वह आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। ऐसे जीन्स जो बिल्कुल विरोधी लक्षणों को कोड करते हैं उन्हें कहते हैं एलील। आइए चर्चा करें। परिभाषा इसकी है एलिलोमॉर्फ मीन्स अदर फॉर्म्स ऑफ जीन्स, मतलब कॉपी ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग सेम ट्रेट। एक ही प्रकार के लक्षणों को डिटरमाइन करने वाले अलग अलग प्रकार के जो जीन्स होते हैं उन्हें कहा गया एलील। वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन्स डिटेक्टेड एज डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट। अलग अलग वो जीन्स जिनका प्रभाव अलग अलग होता है उसे कहते हैं एलिलोमॉर्फ या एलील। जीन्स दैट कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड एज एलील। अब बच्चों इसका एक उदाहरण लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, मटर के प्लांट्स के लिए दो फीचर्स लिए गए, टॉलनेस और डॉर्फनेस, लंबापन और बौनापन। बच्चों किसी भी लक्षण को डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट सिंगल पेयर ऑफ जीन इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेट्स। अब यहां मान लें कि टॉलनेस कैरेक्टर के लिए एक जोड़ी जीन है, वो क्या है? कैपिटल टी। और ड्वार्फनेस के लिए दो जीन्स हैं। ये भी हाइट ऑफ प्लांट को बताता है और ये भी हाइट ऑफ प्लांट को बताता है। तो दोनों क्या बता रहे हैं? हाइट ऑफ प्लांट। लेकिन इन दोनों का असर अलग है, एक्सप्रेशन अलग है, फिनोटाइपिक इफेक्ट अलग है, इसका प्रभाव अलग है। कैपिटल टी का प्रभाव है टॉलनेस, स्मॉल टी का प्रभाव है ड्वार्फनेस। ये दोनों हाइट ऑफ प्लांट को बता रहे हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में एलील कहलाएंगे। क्यों? कैपिटल टी इज डिटरमाइनिंग हाइट ऑफ प्लांट in the form of tallness, small t is determining height of plant in the form of dwarfness। तो दोनों ही एक ही कैरेक्टर को बता रहे हैं, लेकिन फिनोटाइपिक इफेक्ट इनका बाह्य रूप बिल्कुल अलग है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जीन्स दैट कोड्स फॉर डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ सेम ट्रेट। ऐसा कोई जीन्स जो एक ही लक्षण को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करता हो उसे कहा गया एलील। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आपस में क्या हो गए? एलील। क्योंकि एक लंबेपन को बता रहा है, वो भी हाइट ऑफ प्लांट है, एक बौनेपन को बता रहा है, वो भी हाइट ऑफ प्लांट है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर एलील। आइए देखें अगली शब्दावली क्या है। प्रभावी।
अभी हम लोगों ने चर्चा की कि यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन्स एक साथ होंगे तो इनमें किसी एक ही जीन्स का प्रभाव हमें दिखेगा। और मेंडल साहब ने देखा कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ पाए जाते हैं तो ये दोनों ही जीन्स हाइट ऑफ प्लांट को बताते हैं। बोथ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग द हाइट ऑफ प्लांट, डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ प्लांट, बट व्हेन बोथ द जीन्स विल रिमेन टुगेदर ओनली वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। जब दोनों साथ साथ होंगे तो केवल एक ही अपना प्रभाव दिखा पाएगा और दैट विल कॉल्ड एज डोमिनेंट, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा विल रिमेन सप्रेस्ड कॉल्ड एज रिसेसिव। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होंगे तो ये अपना दिखाएगा प्रभाव और वो प्लांट टॉल हो जाएगा, लेकिन स्मॉल टी विल रिमेन सप्रेस्ड, ये अपना ड्वार्फनेस बौनेपन का असर नहीं दिखा पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। तो प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रेसेसिव, इसका अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। अगली बात करें जीन रूप, जीनोटाइपिक इफेक्ट। बच्चों ये जीन लंबापन दिखाता है, टॉलनेस, और ये जीन भी टॉलनेस दिखाता है। दोनों ही जीन टॉलनेस दिखाते हैं, लेकिन ये प्योर टॉलनेस है और ये हाइब्रिड टॉलनेस है। क्यों? इसमें दोनों जीन्स टॉलनेस के मौजूद हैं, इसलिए प्योर कहलाएगा। इसमें एक जीन तो टॉलनेस का है, दूसरा जीन ड्वार्फनेस का है। ड्वार्फनेस का जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता लेकिन मौजूद है, इसलिए ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर है। तो दिखने में दोनों टॉल हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ट्रू टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है। तो जो हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक इफेक्ट, वाय रूप, और जो वास्तविकता में होता है उसे कहते हैं जीनोटाइपिक इफेक्ट या जीन रूप। इन दोनों के थ्रू टॉलनेस का दिखाना फिनोटाइपिक इफेक्ट है, लेकिन ये ट्रू टॉल और ये हाइब्रिड टॉल ये जीनोटाइपिक इफेक्ट है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बात करें होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, अगर किसी सेल में इस तरह के जीन मौजूद हैं, दोनों जीन सिमिलर हैं, या इस तरह के जीन मौजूद हैं, दोनों जीन सिमिलर हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव, अगर दोनों जीन सिमिलर हैं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। इफ बोथ द जीन्स आर सिमिलर वेदर इट इज डोमिनेंट और रेसेसिव, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए डोमिनेंट और रेसेसिव बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। इसमें एक्सप्रेशन केवल एक का ही होगा, लेकिन इस कंडीशन को कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये हो गया। अब चर्चा करें विविधताएं, वेरिएशन। कोई भी एक जीव दूसरे जीव से बिल्कुल समानता नहीं रखता। जुड़वे संतानों में भी कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो जेनेटिकल भी होती हैं, बायोकेमिकल होती हैं, फिजिकल होती हैं, फिजियोलॉजिकल होती हैं, कई प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। एक ही जीव जाति के दो सदस्यों में पाए जाने वाली वह छोटी से छोटी भिन्नता, वह छोटे से छोटा अंतर जो परस्पर जुड़ते हुए कई पीढ़ियों पश्चात एक नए जीव जाति को जन्म देता है, उसे कहते हैं वेरिएशन या भिन्नताएं। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में आगे भी करेंगे। आनुवंशिकता, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरेडिटी या जेनेटिक्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वंशागति, पैतृक लक्षणों की संतानों में ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम कहते हैं वंशागति।
एक गुण संकरण बच्चों मेंडल साहब ने मटर के पौधों पर 2 प्रकार के रिसर्च किए। एक बार में एक ही गुण को ध्यान में रखते हुए अगर क्रॉस कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक गुण संकरण। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि मटर के पौधों का एक लक्षण लिया गया हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट एक गुण है जिसके फेनोटाइपिक इफेक्ट 2 हैं, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, या तो बौना होगा या लंबा होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि लंबे पौधे और बौने पौधे इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया तो एक ही लक्षण लिया गया है हाइट ऑफ प्लांट, तो ये कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन हमने 2 ऐसे पौधे लिए जो दिखने में टॉल थे लेकिन उनका फ्लावर पर्पल था। दूसरा पौधा ऐसा लिया जो दिखने में ड्वार्फ थे, बौने थे, लेकिन फ्लावर वाइट था। तो बच्चों हमने 2 गुण लिए, हाइट ऑफ प्लांट एंड कलर ऑफ फ्लावर, तो ये क्रॉस कहलाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस की चर्चा की। शुरू के जो 2 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, प्रभाविकता का नियम और युग्मकों के पृथक्करण का नियम, इन दोनों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मान के करेंगे। और तीसरा नियम जो है युग्मकों के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या फ्री असॉर्टमेंट ऑफ गैमेट, उसको हम जब अध्ययन करेंगे तो डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विगुण संकर पर आधारित होगा। वो हम चर्चा करेंगे मेंडल के 3 नियमों की।